हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी अकाउंटिंग में। तो हम कल इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा था हमारा, ठीक है ना। तो हमारा आज का न्यू टॉपिक रहेगा इसके अंदर मांग की लोच इकाई से कम, ठीक है ना। क्या टॉपिक है? मांग की लोच इकाई से कम, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है ना। ये तो आप इनको डिस्कस कर रहे हैं हम इन पे, ठीक है ना। तो पहला देखो क्या कह रहा है, मांग की लोच इकाई से कम है। तो इसमें कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, ये बता रहा है किस कंडीशन में हमारी मांग की लोच इकाई से कम हो सकती है, ठीक है ना। तो वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा में कमी होती है, ठीक है ना। किस में कमी होती है? कुल व्यय की मात्रा में कमी होती है। या मूल्य में वृद्धि होने पर कुल व्यय में वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब है अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो कुल व्यय में भी वृद्धि होगी, कुल व्यय में कमी होगी तो कुल मूल्य में भी कमी होगी। तो मांग की लोच इकाई से कम होती है, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगी? मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस दशा में प्रति इकाई मूल्य में होने पर कुल व्यय, ठीक है ना, कुल व्यय तथा प्रति मूल्य में वृद्धि होने पर कुल व्यय अधिक होता है, ठीक है ना। अभी हम अनिवार्य आवश्यकताओं की मांग बेलोच होती है, ठीक है ना। अगर हम इसको एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं तो ठीक है ना, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे कि ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा इसमें एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखो अगर केले की कीमत हमारी कितनी है? 8 रुपये अगर प्रति दर्जन है, ठीक है ना। और केले की मांगी गई मात्रा कितनी है? 10 रुपये है। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल देंगे? कुल व्यय कितने रुपए? 80 रुपये, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर यदि हमारी 4 रुपये प्रति दर्जन हमारे केले हैं और मांगी गई मात्रा हमारी 15 रुपये है, तो कितने हो जाएंगे? 15 चौका 60 रुपये हमारे ये हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको एग्ज़ाम में आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना होगा, ठीक है ना। और यदि हमारे प्रति दर्जन 16 रुपये हैं और 7 रुपये जो है मांगी गई दर्जन की मात्रा है, तो 16 सत्ते कितने होते हैं? 112, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम इनके कुल व्यय को निकाल लेंगे, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कतें हो रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, इस टॉपिक पर दिक्कत हो रही है ये चीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है अनुपातिक या प्रतिशत रीति, ठीक है ना। इसमें देखते हैं हम क्या है। इस रीति का प्रतिपादन डॉक्टर फ्लक्स ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर फ्लक्स ने किया है। इस विधि के अनुसार मांग में अनुपातिक प्रतिशत को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं। यदि भाजनफल एक ऐसा होता है जो मांग की लोच इकाई के बराबर 1 से कम होने पर मांग की लोच से कम तथा 1 से अधिक होने पर मांग की लोच अधिक होती है, इकाई से अधिक होती है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देखो इसके एग्जाम्पल को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये चीज़ देखते हैं। मांग की लोच किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, ठीक है ना। मांग की लोच को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, ठीक है ना। तो ई बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है ना, और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ऊपर आ जाएगी मांग की मात्रा और नीचे आ जाएगी कीमत में परिवर्तन, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, देखो हमें एक पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो हमारा एग्जाम्पल है कि सेब की कीमत 10 रुपये किलो है, ठीक है ना। सेब की कीमत कितनी है? 10 रुपये किलो। इस कीमत में 50 रुपये किलो सेब की मांग की जाती है। 50 किलो की जाती है सेब की मांग। सेब की कीमत 8 रुपये प्रति किलो हो जाने पर मांग बढ़कर 70 किलो हो जाती है। कहने का मतलब है जब सेब 10 रुपये किलो थे तो कितने सेब मांगे गए उन्होंने? 50 किलो, ठीक है ना, जो 10 रुपये किलो थे। लेकिन सेब की कीमत क्या हो गई? घट गई, 8 रुपये हो गई, 10 से 8 हो गई। तो जो मांग बढ़कर जो 50 रुपये पहले 50 किलो मांग रहे थे मांग सेब की, अब कितनी हो गई? वो 70 किलो हो गई, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि तो मांग की कीमत लोच निम्न प्रकार, मतलब कहने का मतलब है मांग की लोच कैसी है? अधिक है या कम है? ये चीज़ को हमें डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे कैसे? 2 कंडीशन में निकालेंगे, एक तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन और एक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तब जाके हमारी मांग की लोच निकलेगी। क्योंकि हमारा मांग की लोच का फॉर्मूला क्या है?
मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है ना। इन चीज़ इसमें हमें फॉर्मूला में पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत देखो, पहले कितना था हमारा 50 रुपये था और दूसरा कितना है 70 रुपये है। तो इन दोनों का हम क्या देखेंगे, अंतर कितने का अंतर है हमारा, हमको देखने को मिल रहा है इन दोनों में हमारा 20 रुपये का अंतर है, 20 बटे, और ये किस पर निर्भर करता है, मतलब मूल इकाई क्या है इसकी, इसके 50, जो पुराना मूल्य होता है ना वो तो उसे रखेंगे नीचे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। अभी हम इसकी काटपीट करते हैं, 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, तो हमारा ये कितना आ गया 40%, ठीक है ना। ये चीज़ अब एक बार और देखते हैं हम कैसे करेंगे इन दोनों का डिफरेंस किलो कीमत का। पहले 70 रुपये किलो थी, अब कितनी हो गई है 50 रुपये किलो, ठीक है ना। तो इनका अंतर कितना है हमारा 20 रुपये, और बट्टे में पुराना मूल्य कितना है 50 रुपये, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 50 से कट गए 2, 20 दूनी 40% हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये निकल के आया है मेरी मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब कीमत में देखते हैं, वो था मांग में प्रतिशत परिवर्तन, अब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत मतलब रुपीज़, पहले कितने रुपए किलो था सामान हमारा जो भी सेब है 10 रुपये किलो, ठीक है ना, और घटकर कितना हो गया मेरा हो गया 8 रुपये किलो। तो इन दोनों का फिर हम डिफरेंस देखें, कितने रुपये किलो है 2 डिफरेंस है, बट्टे में क्या आएगा पुराना मूल्य कितना है 10 और गुणा में 100, और 10 दाम 100 और 10 दूनी 20, देखो ये 20 आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं कैसे किया मैंने, पहले 10 रुपये था घटकर 8 रुपये हो गया, दोनों का अंतर 2, बट्टे में कितना पुराना मूल्य कितना है 10 रुपये, और गुणा में परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट गई और ऊपर की गुणा हो गई 10 दूनी 20, ठीक है ना। अब निकाल लेंगे, हमारे पास दोनों चीज़ आ गई, मांग की प्रतिशत परिवर्तन भी आ गया हमारे पास निकल के, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, दोनों चीज़ मेरे पास आ गई हैं निकल के, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, ऊपर रखेंगे 40, क्योंकि मांग की प्रतिशत परिवर्तन कितना है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन 40 रुपये है, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 20 रुपये किलो, ठीक है ना। तो काट देंगे 10 दूनी वो 20 दूनी 40, 2 रुपये, ठीक है ना। तो 2 आ गए। मैंने अभी आपको बताया था ये किससे अधिक है, मांग की लोच की इकाई से अधिक है, क्योंकि अगर ये मांग की लोच की इकाई कितनी होती है 1, लेकिन ये तो 1 से अधिक है ना, ठीक है ना, 2 है, ये 1 से अधिक आ गया, तो कैसे हो जाएगी लोच इकाई से अधिक है। अगर ये 1 होता, सपोज दैट 20/20 आ जाए ये चीज़, है ना, तो 20 से 20 कट गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 क्या है ये मांग की लोच की इकाई के बराबर। अभी सपोज दैट, ठीक है ना, ये 0 आ जाए ये चीज़, है ना, 0 आ जाए तो मांग की लोच से कम है, मांग की लोच से कम है, और बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा तो बराबर है, और ज़्यादा आ जाएगा मांग की लोच की इकाई से अधिक है। तो आई होप ये स्टूडेंट्स अभी समझ गए होंगे इस टॉपिक को, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चापरीति, ठीक है ना। चापरीति क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए चापरीति को समझते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ की थ्योरी अपनी या नोट्स आप अपने बनाते रहें, ठीक है ना, या फिर आप वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी आप अपने नोट्सों को बनाते रहें, ठीक है ना, क्योंकि जो ये आपके टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। कैसा हो जाता है, बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो मांग की लोच का माप करने हेतु यह विधि अधिक उपयुक्त एवं तर्कपूर्ण मानी जाती है। इस विधि में मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए ना तो प्रारंभिक मूल्य तथा प्रारंभिक मांग की मात्रा को लेते हैं और ना ही नया मूल्य एवं नई मांग मात्रा को लिया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर हम देखते हैं क्या लेते हैं, औसत मूल्य मतलब एवरेज प्राइस लेते हैं, तथा औसत मांग मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आपको पता चल गया कि चापरीति में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इसमें औसत मूल्य और औसत मांग मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अभी हम दूसरे शब्दों में देखें इस रीति में, ठीक है ना, अभी हम इस रीति में पूर्व एवं नए मूल्य तथा पूर्व एवं नई मात्रा के मध्य बिंदु लिए जाते हैं। वास्तविक जीवन में जो मांग तालिका होती है
वे प्राय मूल्य परिवर्तन के बीच बहुत अधिक अंतर दर्शाती है। ठीक है ना। ऐसी दशा में यह उचित होगा, क्या उचित होगा, कि मूल्य एवं मांग दोनों के संबंध में मध्य बिंदु बने जाएंगे और मांग की लोच इस माध्यम, ठीक है, थोड़ा सा से ऊपर करते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है। वास्तविक जीवन में जो तालिका बनाई जाती है वे प्राय मूल्य परिवर्तन के बीच बहुत अधिक अंतर दर्शाती है। ऐसी दशा में यह उचित होगा कि मूल्य एवं मांग दोनों के संबंध में मध्य बिंदु चुने जाएं और मांग की लोच इस मध्य बिंदुओं पर मापी जानी चाहिए। यह रीति ही चाप रीति कहलाती है। ठीक है ना। चाप रीति कहलाती है। चाप रीति का हम फॉर्मूला देखते हैं। मांग की लोच, ठीक है, मांग की लोच बराबर हमारा क्या टॉपिक है, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है ना, मांग की मात्रा में परिवर्तन बट्टे पूर्व मात्रा प्लस नई मात्रा, ठीक है ना, बट्टे 2 भागित मूल्य में परिवर्तन बट्टे पूर्व कीमत प्लस नई कीमत बट्टे 2, ठीक है ना। या फिर मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में परिवर्तन बट्टे पूर्व मात्रा प्लस नई मात्रा भागित मूल्य में परिवर्तन, ठीक है ना, बट्टे पूर्व कीमत प्लस नई कीमत, ठीक है ना, ये चीज़। अभी हम इसको अगर इंग्लिश में डिस्कस करना चाहते हैं, इसके एक फॉर्मूले को, ये रहा इसका एक इंग्लिश का फॉर्मूला और एक ये रहा, जो कि मैंने दोनों मार्क कर दिए, ठीक है ना, ये इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो EP बराबर Q1 डिफरेंस, ये जो हमारा सिंबल्स आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है मेरा, ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या होते हैं, मेरे डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। तो EP बराबर Q1 डिफरेंस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई, मतलब भाग P1 डिफरेंस P2। Q1 का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है ना, और P का मतलब होता है प्राइस, ठीक है ना। तो P1 डिफरेंस P2 अपॉन P1 प्लस P2, या ठीक है ना। अब हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम इसी फॉर्मूले को देखेंगे, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे, इसको अभी थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है ना। इससे भी हमारे आंसर आ जाएंगे, बट मेरे को ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस वाले फॉर्मूले को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, बिंदु विधि, ठीक है ना, बिंदु विधि देखते हैं हम। देखो बिंदु विधि में क्या कह रहा है, इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु विशेष पर मांग की कीमत लोच का पता लगाने के लिए किया जाता है। जिस बिंदु पर मांग की लोच की गणना करनी होती है, उस बिंदु के नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से भाग देने पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। इसका अभी हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले में डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा इसका, मांग की लोच बराबर, देखो क्या कह रहा है, मांग वक्र से नीचे का भाग, ठीक है ना, मांग वक्र से नीचे का भाग बट्टे मांग वक्र से ऊपर का भाग, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यदि मांग वक्र एक सरल रेखा ना होकर, ठीक है ना, यदि मांग वक्र एक सरल रेखा ना होकर वक्र की आकृति में होता है, ठीक है ना, तो मांग वक्र की लोच ज्ञात करने के लिए हम मांग वक्र को अलग से एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। यदि नीचे का भाग ऊपर के भाग से बड़ा होता है तो मांग वक्र की लोच इकाई से अधिक होती है, ठीक है, ये चीज़। यदि नीचे का भाग ऊपर के भाग से छोटा होता है तो मांग वक्र की लोच इकाई से कम होती है, ठीक है ना। यदि नीचे का भाग ऊपर के भाग के बराबर है तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, इकाई के बराबर हो जाएगी। ओके, इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, हम मांग वक्र एक सरल सीधे रेखा में किस टाइप से हमारा माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा होगा, ठीक है ना। ये रहा इसका एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है ना। तो हमें देखने को मिल रहा है कि इस जो मेरा ग्राफ है, इसमें देखो ये कैसे बना हुआ है, एक ये सीधी रेखा में ये एक यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, सीधी रेखा में। अभी मैं आपको P लिख देता हूँ, ठीक है ना, इनके मैं नेम सिंबल कर देता हूँ, जैसे कि O है,
मेरा ये x हो जाएगा और ये मेरा y हो जाएगा। तो आपको ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही होगी। ये कैसी है, मेरी एक सीधी रेखा में, ठीक है ना। अभी इसको मैं ऐसा कर दूँ, हाँ देखो अभी मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये एक सीधी रेखा से नहीं, ये एक तिरछी रेखा मानी जाएगी, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये ये लाइन आपको देखने को मिल रही होगी कैसी है, एक सीधी रेखा में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसी चीज़ का ही, टॉपिक नहीं मतलब पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब मांग वक्र एक सरल सीधा में ना हो। अभी जो हमारा टॉपिक था वो कैसा था, एक सरल सीधी रेखा में हो तब, और ये कैसा है, जब एक सरल मांग वक्र एक सरल सीधी रेखा में ना हो, ठीक है ना। अभी हम इसका वो देखते हैं एग्जाम्पल, सॉरी ग्राफ देखते हैं हम इसका, ठीक है ना। तो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ग्राफ, ठीक है। तो आपको देखना है, ये चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर ये तो अभी हमने जो पहला जो ग्राफ बनाया था ऐसे बनाया था, ये क्या था हमारा, एक सरल सीधी रेखा में, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये आपको क्या कर रहा है, काटता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं मानता हूँ, ठीक है ना, मांग वक्र, जैसे कि ये मेरी ये 0x y, ठीक है ना, ये इसको काटता हुआ जा रहा है क्योंकि ये तो एक सीधी रेखा में था, लेकिन ये कैसा हो गया, तिरछा हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ पॉइंट, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, इसके अगर हम इसके थ्योरी को डिस्कस करें थोड़ा तो देखने को मिल रहा है इस चित्र में डी डी मांग, कौन सी, ये वाली मांग, डी डी ये वाली मांग है, ठीक है ना, ये वाली, ये डिस्कस हो रहा है, ये तिरछी वाली मांग की बात कर रहा है, ये जो जा रही है डी पॉइंट की बात, ठीक है ना, डी पॉइंट की बात कर रहा है, जिसके एम बिंदु पर मांग की लोच की माप करनी है, ठीक है ना। एम वाली, कौन सी वाली एम, ये वाली मांग करनी है। अतः एम बिंदु से डी डी वक्र को स्पर्श रेखा खींची गई है, एम से डी डी को इसको खींची गई है, एक ये रहा पॉइंट डी डी, एक ये रहा पॉइंट यहाँ पर डी डी खींची गई, जो वाई अक्ष को ए बिंदु, और वाई का मेरा ये रहा, वाई और ए, यहाँ से वाई से ए बिंदु यहाँ तक एक सीधी रेखा खींची गई है, यहाँ पे एक्स अक्ष को ए बिंदु पर काटती है, बिल्कुल काट रही है, ठीक है ना। तो एम ए अपॉन एम ए हो जाएगा, ये इजिकल टू 1, तो क्या हो जाएगा, इकाई लोच से अधिक, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो मतलब बेकार चीज़ें मतलब वो नहीं, सिर्फ जो एग्ज़ाम में आती रहती है रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये चीज़। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मांग की कीमत, लोच की श्रेणियाँ अथवा प्रकार, ठीक है ना। नेक्स्ट थोड़ा इसको ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना, जो हमारा टॉपिक था। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, पूर्णतः लोचदार मांग हमारी किस टाइप, मतलब मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ अथवा प्रकार हैं, और इसमें हमारी 5 श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना, 5 श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी है पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक है ना। इसमें देखो क्या बोल रहा है वो, जब किसी वस्तु के मांग उसके मूल्य में बिना किसी परिवर्तन के ही अथवा बहुत मूल्य में बहुत कम परिवर्तन होने पर स्वयं ही घटती रहती हैं। कैसी होती रहती हैं, स्वयं ही घटती रहती हैं, तो इससे पूर्णतः लोचदार कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें कंडीशन क्या होती है कि मतलब कुछ भी चेंज किए बिना ही अपने आप ही घटती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करें तथा आइसक्रीम की मांग के संबंध को देखते हुए मिलता है। गणितीय भाषा में इसे ई इज़िकल टू अनंत बोलते हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है ना, इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति को संलग्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट चित्र में हम देखते हैं कि ओपी मूल्य पर, ठीक है ना, अभी हम चित्र को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चित्र को हम डिस्कस करें तो सबसे पहले कह रहा है कि चित्र को देखने से स्पष्ट होता है ओपी मूल्य पर। ओपी का है मेरा ये रहा ओपी, वो ये रहा हमारा पी, ये रहा,
ठीक है ना। OP मूल्य पर Q और OQ, O कहाँ है मेरा, ये रहा, देखो एक तो ये U और Q, ठीक है ना, यूँ खींच दिए। परंतु मूल्य में किसी परिवर्तन हुए बिना ही मांग Q1 तथा Q2 हो जाती है, मतलब कोई भी चेंजेस हो नहीं रहे यहाँ तक, और इससे पीछे हमारी मांग में परिवर्तन हो गए, तो ये मेरा Q1 हो गया, और देखो ये मेरी परिवर्तन हुआ और ये मेरा Q2 हो गया, ठीक है ना। ऐसी दशा में मांग वक्र DD सदैव आधार रेखा OX के समांतर रहेगा, OX, ठीक है ना। ये फिर मतलब कहने का मतलब है, देखो ये था मेरा ग्राफ, ठीक है ना। अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कुछ टाइम बाद चेंजेस होते रह रहे हैं, तो मेरा ये यहाँ पर हल्का चेंज बढ़ा, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज होता गया, और ऊपर जो भी हमारे डिस्कस हुए हैं, मतलब चेंजेस हुए हैं, उनकी ये मैप बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक है ना। पूर्णतः लोचदार मांग को देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसमें पूर्णतः लोचदार मांग कैसे है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कीमत कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी कीमतों पर वस्तु की एक ही मात्रा की मांग की जाती है, तो वस्तु की मांग की लोच शून्य से बराबर होती है, अर्थात ई बराबर क्या होता है, 0। ई का मतलब होता है मांग की लोच, ठीक है ना। यह भी एक काल्पनिक एवं सैद्धांतिक स्थिति है जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। नमक जैसा अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं के संबंध में इस प्रकार स्थिति है रखी जाती है। जैसे कि हम चित्रों में इसकी बात करें, हम डिस्कस कि DD मांग वक्र है जो XY अक्ष के समांतर, जिससे स्पष्ट है कि कीमत OP पर भी मांग OD के बराबर है, तथा वस्तु की कीमत बढ़कर OP1 और घटकर Q2, और जैसे कि ये है, मैं आपको ग्राफ समझाते हैं, ठीक है ना। देखो ये हमारी क्या है, डिमांड है, ठीक है ना। देखो अभी हम लेते हैं नमक का समथिंग, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। नमक की कीमत बढ़ गई, सॉरी, अभी नमक का प्राइस कैसा है मेरा, बीच में। देखो नमक का प्राइस क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, घट गया, कभी बढ़ गया, तो ये चीज़ क्या है, मतलब ये पूर्णतः बेलोचदार है, क्योंकि इसका प्राइस कभी फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना ये चीज़। अब इसकी बात करते हैं लोचदार मांग की। आइए लोचदार मांग को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो रही है प्लीज़ मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो भी चैनल पर न्यू है इन्हें सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो अभी हम लोचदार मांग देखते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तब ऐसी दशा में मांग की लोचदार मांग कहलाता है, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिसे अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ, मतलब इसमें दोनों बराबर होते हैं। तो जितनी मांग में परिवर्तन होगा उतना ही उसकी कीमत में भी परिवर्तन होगा। जैसे कि सपोज दैट 2 रुपये किलो कोई भी चीज़ है, चीनी है, सपोज दैट 2 से 3, ठीक है ना, तो हम 2 ही किलो खरीद रहे हैं इसे, ठीक है ना। अभी चीनी 3 रुपये किलो हो जाती है, तो हम 3 किलो ही खरीदेंगे उस चीज़ को। मतलब इनमें क्या चीज़ है कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ये एक समान सीधी रेखा में होकर रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की कीमत में एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम,
यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने पर उसकी मांग 15% बढ़ जाती है। देखो इसमें क्या हो रहा है, 1/3 बढ़ रहा है। कितने परसेंट कम हो रही है? 5% कम हो रही है। और बढ़ कितनी रही है? 15% बढ़ रही है। तो वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार मानी जाएगी। अत्यधिक मतलब हल्का सा, मतलब चेंजेस होने, कमी होने पर कितना बढ़ रहा है? 3 गुना बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये चीज़। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम? अत्यधिक लोचदार मांग, ठीक है ना। और हम कम लोचदार मांग को डिस्कस करें तो कम लोचदार मांग कौन सी होगी कि जब किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो ऐसी मांग को कम लोचदार मांग कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, किसी वस्तु का मूल्य 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, किसी वस्तु में, जबकि उस वस्तु की मांग केवल कितनी 10% की कमी आ रही है। तो कितना है? ज़्यादा वृद्धि हो रही है, कमी थोड़ी सी हो रही है। तो कैसी है ये? कम बेलोचदार है, ठीक है ना, कम लोचदार मांग है, ठीक है ना, ये चीज़। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हम ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो हमारा टॉपिक क्या था हमारा? मांग की कीमत लोच के रूप, मतलब किस किस रूप में है, किस किस रूप में हमें इनका वर्णन क्या है, किस किस क्या क्या चिन्ह हैं इनके, और लोच के रूप। देखो पहला हमारा क्या है? पूर्णतः लोचदार, ठीक है ना, ये चीज़ हम देख रहे हैं। चिन्ह क्या है मेरा इसका? EP=0। कहने का मतलब है यह परिवर्तन नहीं होता। 0 का मतलब है वो परिवर्तन नहीं होता। इसका वर्णन देखो क्या कह रहा है? वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। तो EP= कितना? मांग की लोच कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो हम क्या है नेक्स्ट, इकाई से अधिक लोचदार। अगर अधिक है तो P=1 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है वो? वस्तु में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, ठीक है ना, ये चीज़। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है? इकाई से के बराबर लोच, तो बराबर होगा तो EP= कितना हो जाएगा मेरा? 1। तो इसमें क्या बोल रहा है वो? मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन तथा मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के समान, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा? इकाई से कम लोच, तो कम होगा तो देखो कम का सिंबल देखो ये होता है इसका, ठीक है ना। इसमें देखो क्या कह रहा है? मूल्य में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन कम होता है, ठीक है ना। लास्ट कह रहा है पूर्णतः लोच। भाई पूर्णतः जो लोच होगी उसका मांग की लोच कितनी हो जाएगी? अनंत, मतलब कोई भी उसकी मांग नहीं है। मूल्य में आगे वर्णन देखो क्या कह रहा है इसका? मूल्य में कोई परिवर्तन ना होने पर भी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।